और इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। और आज बहुत बड़ा दिन है, आज आजादी का जश्न मना रहा है, 77वां इंडिपेंडेंस डे है। अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ऐलान कर दिया है कि अगले साल भी तिरंगा हम फहराएंगे, यानी वही फहराएंगे। और कांग्रेस ने भी इस पे पलटवार कर दिया है कि वो फहराएंगे तो जरूर, लेकिन अपने घर पर जो उनको सरकारी आवास मिलेगा उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री हट जाएंगे। देखिए, अंतर आपको मैं उस पर पूरा आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले तो देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर देश के सामने देशवासियों का जो योगदान भारत को आगे ले जाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद किया है। और दुनिया भर की जो भारत के प्रति चेतना, जो भारत के प्रति विश्वास जो और जगह है और विश्वास बढ़ा है, वो अपने आप में दिखाता है कि दुनिया को एक नई उम्मीद, नई होप भारत में, भारतवासियों में और भारत के नेता में नजर आती है। और ये तब हुआ जब कोविड क्राइसिस को भारत ने अच्छी तरह से हैंडल किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 220 करोड़ वैक्सीन देशवासियों को तो मुफ्त में लगाई ही, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज 2.5 साल तक भी दिया। वहीं वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 157 देशों को दवाइयां और वैक्सीन देने का काम भी किया। मिशन लाइफ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन का हेडक्वार्टर यहां पे एक तरह से ऑफिस यहां पे खोलना, वो बड़ी बात। और इसी तरह से अन्य जो प्रोग्राम्स हमने दुनिया भर में दिए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना, ये अपने आप में भारत के बढ़ते कदमों को दिखाता है। लेकिन साथ ही साथ भारत के अंदर जो कदम उठाए गए कि 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, 4 करोड़ बहनों को पक्के मकान बनाकर दे दिए गए, 12 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर हो, हर घर को नल से जल देने की शुरुआत, और 13 करोड़ घरों को काम पूरा कर दिया हो। ये अपने आप में दिखाता है कि एक और तो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली और 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, जो आज तक पहले कभी नहीं हो पाया था। वहीं पर भारत मात्र 9 वर्षों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। कहां 5 थी? दुनिया भर में कहा जाता था कि ये लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था है 2014 में, और मात्र 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के सहयोग से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे परिवारजन, 140 करोड़ भारतीयों को परिवारजन कहकर संबोधित करना इसलिए किया कि इस परिवार से दुनिया की बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, हमें उन पे खरा उतरना है। और अमृतकाल की ये यात्रा जो आजादी के 75वें साल में हमने शुरू की, 100वें साल तक हमें भारत को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत यानी कि गरीबों का और कल्याण होगा, भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तैयार होगा, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा सुविधाएं होंगी। ये सब उस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं। इसीलिए फिर एक बार मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, और परिवारजन ही बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो भारतवासियों को राक्षस कह दिया है। कांग्रेस ने कल क्या कहा कि ये जो वोटर हैं ये राक्षस हैं। तो अगर ये वोटर्स को राक्षस मानते हैं कांग्रेस वाले, तभी तो इनको अहंकार और घमंड के कारण घमंडिया गठबंधन कहा गया है। घमंडिया गठबंधन ये इनको कहा गया इनके अहंकार और घमंड के कारण। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो गरीबों के संकट के समय उनके साथ खड़े हुए, इसलिए उनको परिवारजन कहते हैं, परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। और अपनी माता जी के देहांत के बाद भी 2 घंटे के अंदर देश के लिए वापस काम करने वाला प्रधानमंत्री केवल एक आज तक हुआ, नरेंद्र मोदी जी हैं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है, और ये बात मैंने पीयूष गोयल से भी पूछी और आपसे भी पूछता हूं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का, जो सदन में भी ऐलान कर रही है कि हम वापस आ रहे हैं, प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ऐलान कर रहे हैं कि अगला तिरंगा मैं ही फहराऊंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है? और विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं ये घमंड है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का, उनके मंत्रीगणों का, कि उनको लगता है कि उनके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन इस बार INDIA, इंडिया साथ आएगा और इनको निपटना पड़ेगा। देश हर हाल में आप लोगों से मुक्ति चाहता है, यह लाइन ली है विपक्ष ने। देखिए, यूपीए अपना भ्रष्टाचार का
और अपने तुष्टिकरण का चेहरा उतारकर जितना जो झोला उठाकर जितना मर्जी फेंक दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीशी यूपीए सबने देखा, भ्रष्टाचार से भरा हुआ ये दलदल था जिसमें घुसे थे भ्रष्टाचार के। अब ये अपना चोला बदल भी लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा जी। इनके पीछे चेहरे वही हैं जिनका चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया जानती है। और ये घमंडिया गठबंधन जो है, इनकी पास ना नेता है ना नीति है और इनकी नीयत में भी खोट है। आप मुझे बताइए, इन घमंडिया गठबंधन के पास कौन नेता है, कौन इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? जहां एक और पश्चिम बंगाल आता है तो ममता बनर्जी जी कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को घुसने नहीं देती हैं। बिहार की बात आती तो नीतीश कुमार जी और लालू जी उनको नहीं घुसने देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आती है अखिलेश यादव उनको नहीं घुसने देते हैं। तमिलनाडु की बात आती है डीएमके उनको घुसने, तो आएंगे कहां घमंडिया गठबंधन के लोग? महाराष्ट्र की बात आती है तो शिवसेना और ये क्या शरद पवार जी की पार्टी, वो वहां पे उनको बहुत कम सीटें देती है। और एक और जो ओबीसी का इतना अपमान किया राहुल गांधी जी ने, तो ओबीसी तो इनको वैसे ही नजदीक नहीं लगने देते। तो इनका घमंड और अहंकार, जहां इनको एक और राक्षस कहने, जनता को राक्षस कहता है, तो जनता भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और उसी व्यक्ति को जो जनता को अपना परिवार मानता है उनका समर्थन करेगी और परिवारजन के रूप में मोदी जी ही जनता को मानते हैं। आप भी लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप भी युवा हैं, मंत्री भी हैं केंद्र के अंदर। राहुल जी भी हम कह सकते हैं 20 साल के अब सांसद हैं। वो कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाइड हुए लेकिन अब फिर क्वालिफाइड हो गए हैं, उनकी वापसी हो गई है। एक सवाल मेरे मन में आता है, आपने सदन में उनका भाषण भी सुना, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा मौका था राहुल गांधी के पास और उस बड़े मौके को राहुल गांधी इस्तेमाल कर सकते थे अच्छे तरीके से? देखिए, पहली बात तो यह कि ऐसे मौके उनको कई बार मिले राहुल गांधी जी को। एक परिवार, एक मां, एक पार्टी थक गया उनको बार बार लॉन्च करते करते। 13 बार लॉन्चिंग हो चुकी थी। अब तो पता नहीं लॉन्च पैड में भी कुछ बचा नहीं बचा है। और लॉन्चिंग के बाद अब जब इस बार आए तो लगता था तैयारी नहीं होके आए। पहले दिन बोल नहीं पाए, दूसरे दिन उठ के ही लेट शायद आए। और केवल वो भी ओछी राजनीति का एक नया नमूना पेश करके चले गए, जहां केवल झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए और वापस भाषण सुनने के लिए रुके भी नहीं। ज्यादातर पार्लियामेंट में होता है कि जो व्यक्ति भाषण देता है अगले 2 घंटे कम से कम अंदर बैठते हैं ताकि दूसरे लोग उनके भाषण पर क्या प्रतिक्रिया करते सुने। श्रीमान राहुल गांधी जी ना पहले कभी बैठे ना आज बैठे। और कुल मिलाकर उनके, आपने 20 साल कहे हैं, 20 साल का खाता निकालेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर कितनी देर बैठे, कितनी देर दूसरों को सुना, जब निकालेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें भी इनका अहंकार और घमंडी दिखेगा। जहां केवल अपनी बातचीत में व्यस्त रहते थे और ज्यादातर सदन में उपस्थित ही नहीं रहते थे। वो रहना रहे, इनकी चिंता है, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन ओबीसी का अपमान करना और फिर माफी ना मांगना, एक तो वो घमंड, दूसरा सदन ना चलने देना वो घमंड और अहंकार, और तीसरा झूठे आरोप लगाना। और 2 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई चल रही थी मणिपुर में। हमने उनसे सवाल किया कि श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने कहा कि 2 मिनट में मोदी जी मणिपुर की लड़ाई को बंद करा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तो दादी और फिर उनके पिता, फिर उसके बाद आपके पिता, ये सब लोग प्रधानमंत्री रहे। ये 2 मिनटों में मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं बंद करवा पाए? कई महीने वहां पे हिंसा रहती थी। पेट्रोल 1-1 हजार रुपए लीटर बिकता था, डीजल 700 रुपए लीटर बिकता था। 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था और एक कांग्रेस की सरकारों में रहता था। मिजोरम में तो इंदिरा गांधी जी ने बॉम्ब से हमले करवा दिए भारत इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से। क्या राहुल गांधी जी उसका जवाब देंगे? अरे इनका इतिहास ही ऐसा रहा है कि सिखों के प्रति जो घृणा देखी गई इनके समय, जो कत्लेआम हुआ सिखों का, और राजीव गांधी जी ने उसके बाद कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, सब देश ने सुना है। इन्होंने माफी नहीं मांगी। दूसरा, अकाल तख्त पर हरमंदर साहब ने जिस तरह से फौज भेजकर उन्होंने कार्रवाई करवाई, उन्होंने देश से क्या माफी मांगी? देश ने देखा है। ये तो देश को बांटो और राज करो की राजनीति करते रहे। इसलिए आज भी दिखता है कि कैसे ये लोग देश को तुष्टिकरण की राजनीति से
अपना केवल वोट बैंक बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं और परिवारवादी ये पार्टियां अपने परिवार का कब्जा अपनी पार्टियों पर रखना चाहती हैं। और इन तीनों चीजों से मोदी जी ने मुक्ति दिलाने की बात कही, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। आपने परिवारवाद की बात करी, परिवारवादी पार्टियों की अगर हम बात करें तो महबूबा मुफ्ती का आपके साथ भी अलायंस रहा, उमर अब्दुल्ला का और फारूक अब्दुल्ला का अलायंस रहा वाजपेयी सरकार के समय पर, उसके बाद पीडीपी का आपके साथ अलायंस रहा, अकाली दल आपका दशकों तक साथी रहा, उद्धव ठाकरे आपके काफी वर्ष तक साथी रहे, यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है आज की तारीख के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि परिवारवाद का आरोप आप सिर्फ एक तरफ लगाते हैं? आपका भी तो गठबंधन परिवारवादियों के साथ है, उस पर क्या कहिएगा? नहीं तो हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दल के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को रखती है जी, हमारे अभी जेपी नड्डा जी अध्यक्ष, उनसे पहले अमित शाह जी अध्यक्ष, उससे पहले राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष, उससे पहले नितिन गडकरी जी अध्यक्ष, उनसे पहले फिर राजनाथ जी, तो देखिए ये लंबा समय तक हमने करके दिखाया है कि हमारा ना कोई एक परिवार से बार बार कोई अध्यक्ष बना, ना उनके परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना, न एक परिवार का कब्जा पार्टी के ऊपर है। तो हम बाकी राजनीतिक दलों को भी यही कहते हैं कि अपने राजनीतिक दल में आप लोकतंत्र लाइए। जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, वो गठबंधन हम लोग करते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी और देश को आगे बढ़ाने के लिए भी, लेकिन हमारा फिर बार बार कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश करना है, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठना है और परिवारवादी पार्टियों को अपने यहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को लाना चाहिए और परिवारवाद से मुक्त कराना चाहिए। जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि बात हो रही थी, आपने बोला राहुल गांधी बीच में उठ के चले गए, उन पे एक इल्जाम लग गया कि उन्होंने एक फ्लाइंग किस दी है, यानी हवा में एक चुंबन लहराया है, जिसको लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत तक दर्ज कराई। अधीर बाबू थे, अधीर रंजन थे, उनको निष्कासित कर दिया गया। तो कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, जहां पर एलओपी को निष्कासित कर दिया जाता है और एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने उसके बाद जो बात कही वो हम सबके सामने है। क्या कहना चाहते हैं इन दोनों विषयों पर आप, क्योंकि आप भी सदन में तब मौजूद थे? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा, अधीर रंजन चौधरी जी को तो कांग्रेस ने समय भी नहीं दिया बोलने का। ये तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा भी अधीर रंजन जी इतने थोड़ा धैर्य रखिए, आपको अगर कांग्रेस ने समय नहीं दिया बोलने का और आपको अपने दल का नेता बनाया तो हम लोग समय दिलाते हैं। हमने कहा हमारे समय में से समय काट दीजिए, स्पीकर महोदय से हम लोगों ने निवेदन किया था। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, समय हमने दिलाया। दूसरा, राहुल गांधी जी का हाउस में फ्लाइंग किस देना, ये कोई पहली बार नहीं, कभी आंख मार देना, कभी फ्लाइंग किस देना, कभी किसी के गले पड़ जाना। ये लोकतंत्र में जो हाउस में जो सदन का आचरण एक आपको रखना है, वो डिसिप्लिन आपका नहीं है। ये दिखाता है कि आप स्थिर नहीं हो, आप अनाप शनाप ऐसी हरकतें करते हो जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। और एक सांसद ऐसी हरकतें करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जी, जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी की निष्पक्षता का सवाल है, वो नियमों के अनुसार ही किया गया है। और अगर आप कहेंगे राज्यसभा में भी कुछ लोगों का हुआ, तो कुछ लोगों ने झूठ बोलकर कह दिया कि इन लोगों ने कहा है कि हम ये सिलेक्ट कमेटी के लिए अपना नाम देते हैं। तो आखिरकार ये देश के सामने इनके चेहरे आने चाहिए कि आखिर ये करते क्या है। अनुराग, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि क्योंकि राहुल गांधी की फ्लाइंग किस की बात हो रही है, तो एक वर्ग जस्टिफाई करने को तैयार है कि ये मोहब्बत थी, ये सिंबल ऑफ अफेक्शन था, ये न्यू एज पॉलिटिक्स है। बीजेपी इसको समझ नहीं पा रही, आप भी युवा हैं, आप नहीं समझ पा रहे, ये न्यू एज पॉलिटिक्स है जिसमें फ्लाइंग किस देना भी अलाउड हो रहा है। मुझे लगता है उनकी हरकतों पे आप जैसा चैनल इतना समय क्यों बर्बाद करता है। जी, जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वो ऐसी हरकतें करके न्यूज में बने रहना चाहते हैं। ना उनके लिए मणिपुर महत्वपूर्ण है, ना उनके लिए महिला महत्वपूर्ण है, उनको तो केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहना है। ये राहुल गांधी जी को चाहे किस करें, चाहे गले पड़े, चाहे आंख मारे, चाहे कुछ और बोले, मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे ही हरकतें करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी के भाषण पे चर्चा कीजिए अमित जी, आपको क्या हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया कोविड क्राइसिस के बाद न्यू ग्लोबल ऑर्डर में जी
जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बनी है और भारत का जो सामर्थ्य है, भारत की जो शक्ति है, भारतीयों का जो नेतृत्व है, उसमें विश्वास रखती है। एक नया आकर्षण, एक नया विश्वास भारत में पैदा हुआ है। ये हमारी ताकत है। भारत के युवाओं ने जो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा किया, वो हमारी ताकत है। भारत के गरीब, जो छोटे छोटे परिवारों से, गरीब परिवारों से बच्चे आज बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे, मेडल जीते, वो हमारी ताकत है। भारत की महिलाएं, जिनको हमने 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए और अब 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का, लखपति दीदी बनाने का काम हम करने वाले हैं, उनको प्रशिक्षण देने वाले हैं। और आगे भी मैं आपको ये कहूं जी, हम विश्वकर्मा योजना चलाकर लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्ड वर्कफोर्स हम तैयार करेंगे। 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हमने बना दिया है और मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, युवाओं ने अपने काम धंधे शुरू किए और बाकी लोगों को रोजगार दिए। ये सफल स्टोरीज हैं। देश इनको जानना चाहता है। आपको इनको पहुंचाना चाहिए। किसने आंख मारी, कौन गले पड़ा, किसने चुंबन दिया, नहीं दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है जी? ये लोग विपक्ष में रहेंगे, वहीं पे रहने वाले हैं। ये मोदी जी के लिए कब्र खोदते रहेंगे, मोदी जी को मौत का सौदागर कहेंगे, कोई सांप कहेगा, कोई बिच्छू कहेगा। नहीं पड़ना हमें इन चीजों में। हमें तो देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है और हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ चले कि हमें देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है। परिवारजनों को 140 ये जो परिवार, ये जो पहली बार विकसित भारत बनाने में इस्तेमाल हुआ, ऊर्जा लगानी है, शक्ति लगानी है जी। ये जो पहली बार परिवारजन शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसके पीछे संदेश क्या है, मैसेज क्या है? क्योंकि इससे पहले हमने प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहते हुए सुना है कई बारी, लेकिन ये पहली बार है कि परिवारजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मोदी जी, जब हर साल, देखिए 9 साल हो गए जी, दिवाली मनाने कहीं पे जाते हैं तो देश के फौजियों के साथ बॉर्डर पर जाते हैं जी, अपना परिवार मानते हैं। कहीं आपदा आती तो वहां पर जाकर मदद करते हैं। कोविड से बड़ी आपदा कोई नहीं आई तो 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई, 80 करोड़ गरीब जरूरतमंदों को डबल राशन मुफ्त में दिया और 4 करोड़ पक्के मकान से ज्यादा लेकर सब कुछ किया। 13 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन दिए, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया, एलईडी के बल्ब मुफ्त में 100 रुपए तक में दे दिए। और यही नहीं, देखिए रसोई गैस के सिलेंडर से लेके 70,000 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से उनके इलाज में बचाए। जन औषधि केंद्र के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की बचत करवाई। अब 10,000 की बजाय 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने वाले हैं। तो पूरे 140 करोड़ भारतीयों को परिवार के रूप में मानते हैं, तब जाके उनके लिए दिन रात एक करके काम करते हैं। तो इसलिए उनको परिवारजन कर कह के संबोधित किया। परिवारजन इसलिए कहा कि हम परिवार का हिस्सा हम हैं और हम उनको भी, सारे भारतीयों को परिवार मानते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले भारतीयों को, वोटर्स को राक्षस कहते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, अगर वो लोकतंत्र में वोट करने वालों को राक्षस कहते हैं तो उनकी सोच क्या होगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। वो ये है कि ये जो न्यूज क्लिक का मामला है, ये कहां तक पहुंचा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोग, जो कुछ पत्रकार जो है, वो चाइना के इशारे पे काम कर रहे थे, वो चाइना की तारीफ कर रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा कर रहे थे। देखिए, न्यूज क्लिक का मैं इतना ही कहूंगा कि नेविल रॉय सिंघम ने जो कई ऐसी बॉडीज वहां पे बाहर बनाई जी, जहां पे चाइना की फंडिंग भी ली, अमेरिका में बनाई, चाइना की फंडिंग ली और एक भारत विरोधी एजेंडा के लिए जो कुछ पत्रकार देश में काम करते हैं, जो चीनी एजेंट बन के रूप में, और जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी जो इस न्यूज क्लिक के समर्थन में, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कुछ अन्य विपक्षी दल के नेता जो घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो इनके साथ इकट्ठे हुए। जब 2021 में ईडी ने कार्रवाई की कि चाइना का पैसा न्यूज क्लिक में लगा है, भारत विरोधी एजेंडा में लगा है जी, और वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के आईटी सेल के नेताओं को, यहां तक कि कई एनजीओ चलाने वाले ऐसे लोगों को, उनके परिवारों को जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा चाइना ने दिया, ये सारे दिखाते हैं कि भारत विरोधी एजेंडे में चाइना जो पैसा लगाता है, जहां एक और कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया तो वहीं पे न्यूज क्लिक को दिया, और ये पूरा इकोसिस्टम भारत विरोधी न्यूज चलाता है। और कांग्रेस जब न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो
उनके समर्थन में आके खड़ी हो गई। तो ये अपने आप में दिखाता है कि चाइना के एजेंट कुछ देश में भी बैठे हैं, कुछ सीधा पैसा लेते हैं, कुछ फाउंडेशंस के माध्यम से लेते हैं और सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर, और आपको एक बार फिर से आजादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।